नीचे रहिए। हाँ हाँ अजय आगे सर जी। हाँ जी रेशमी जी ये लो वीडियो बनाओ। हाँ जी जय आरसीएम जय आरसीएम। चाय नहीं पी इसका मतलब जय आरसीएम जय आरसीएम। गेहूं से आटा यानी गेहूं को पिसवाओ और आटा यही है। हाँ जी। किसी को कहे गेहूं से आटा कैसे बनाते हैं तो कहेंगे रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या। गेहूं से आटा बनाने में क्या गेहूं को चक्की में डालो और आटा बन गया। पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। ये तो हमारा शॉर्टकट हुआ। ये आरसीएम का प्रोसेस ये है, ये तो हमारा शॉर्टकट हुआ कि गेहूं को पिसवाओ और आटा। अब आरसीएम का जो प्रोसेस है उसके एक एक चीज में आपको बताते हो कि गेहूं में 2 प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में गेहूं के जो पौधे के डंठल वगैरह, गेहूं की बाली की जो हश्क होती है, जो कच्चे गेहूं जिनको थोते गेहूं बोलते हैं जो, और इस प्रोसेस में कोई गेहूं का टुकड़ा टूट जाता है तो मिट्टी के साथ उसको से अलग निकाल लिया जाता है। अब आता है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में कंकर, पत्थर, मिट्टी वगैरह जो गेहूं को जो दाना निकलने के बाद में नीचे डालते हैं करते हैं तो उस समय जो ऐड हो जाती है वो नॉन ऑर्गेनिक। तो इसमें कंकर पत्थर एक डिस्टोनर के माध्यम से निकाल लिया जाता है और इस प्रोसेस में कोई गेहूं का टुकड़ा टूटता है उसको भी अलग से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में एक मडबोल होती है, मिट्टी की डली। मिट्टी की डली जो खेत में पौधे के साथ में आ जाते हैं, खेत की जो मिट्टी की डली होती है जिसको मड बोलते हैं, वो इससे अलग नहीं होती है। उससे अलग नहीं होने का कारण है कि मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूं के बराबर होती है। जब सेम डेंसिटी की होगी तो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको रिमूव नहीं करेगी। तो मशीनें क्या करेगी, उस मडबोल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसको अलग करने के लिए हमें मडबोल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूं की रबिंग करते हैं। गेहूं की रबिंग में मडबोल को तोड़ देते हैं और तोड़ के उसकी डस्ट बना के उसको अलग कर लेते हैं। गेहूं आपका साफ हो गया। लेकिन मडबोल ने एक चैलेंज दे दिया हमारे को। जो मडबोल की डस्ट है उसने हमारे को एक चैलेंज दे दिया। इसमें क्या होता है कि गेहूं की आपने देखी होगी एक डीप लाइन होती है, गेहूं में एक लाइन होती है, हल्की सी गहरी लाइन होती है। उस गहरी लाइन में जो ये मडबोल की डस्ट है वो आके अटक जाती है। अब वो मशीनों से साफ नहीं होती है, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल मशीन में डालना पड़ता है जिसमें नीडल होती है, लाखों नीडल होती है। उसमें गेहूं को हम रोटेट करते हैं। गेहूं उसमें जब रोटेट होगा तो नीडल क्या करेगी, जैसे ही इस डीप लाइन के संपर्क में आएगी यहाँ से इसको स्क्रैच करके ये वाली मटेरियल निकाल देगी। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ सुथरा है। हर तरह से आपने जितना भी इम्प्योरिटी थी आपने सब निकाल दी। लेकिन गेहूं आपका स्टोर कहाँ था, मंडियों में था, किसान के घर में, व्यापारी के घर में, बड़े बड़े वेयर हाउस में, वही भी तो था। तो किसी ने वहाँ चूहों की चौकीदारी की क्या? तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? इसी गेहूं के लिए। कोई भी पल्लेदार जा रहा है, पल्लेदार जा रहा है, वो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा काम करने वाला। तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी कोई भी पक्षी आया यहाँ से दाना उठाया इसी में बीट कर गया। किसी ने गुड़ का आकार का वहीं पे स्प्लिट कर दिया। आपको बुरा लगेगा लेकिन ये हकीकत है। आपको बुरा लगेगा कि हमारे अनाज के लिए ऐसा करें, लेकिन ये हकीकत है। बड़ी बड़ी मंडियों में ढेर होते हैं, चौकीदार सो जाता है तो रात को उसमें ढेर पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं। तो यानी आपका गेहूं दूषित हो गया। इसको साफ करने की वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है। इस गंदगी को साफ करने की कोई मशीन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम गेहूं को पानी से धोएं। तो गेहूं को पानी से धो के गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं और गेहूं हमारा साफ सुथरा एक स्टोर कर देते हैं, जिसको 8 घंटे से लेकर 11 घंटे तक हम स्टोर करते हैं। गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 11 घंटे। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 8 घंटे तक इसको क्यों रखते हो? निश्चित रूप से होगा। तो इसका रखने का कारण होता है कि जब भी किसी सीड में यदि पर पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। डॉक्टर कहते हैं ना आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? कभी नहीं बोला। अंकुरित के लिए क्यों बोलते हैं कि सीड एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके अपने आप में फोलिक एसिड बनाता है। तो गेहूं भी यही काम करेगा। गेहूं में पानी लग गया तो गेहूं एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा, यानी शुद्ध प्रोटीन बनाएगा। जब गेहूं में 8 घंटे में जब प्रोटीन का लेवल पूरा हो जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का बॉटम है और ये ग्राइंडिंग का टॉप है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम ऐसे घूमता है, रोटेट घूमता है। जब बॉटम रोटेट घूमेगा और बीच में जब गेहूं आएगा तो गेहूं का आटा बनेगा। यहाँ से गेहूं और एयर इन होती है और यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। जब कंटिन्यू एयर आएगी और कंटिन्यू एयर एग्जिट होगी तो न तो पत्थर गर्म होगा न आटा गर्म होगा और आपको रूम टेम्परेचर पर आपका आटा मिलेगा, यानी आपको न्यूट्रिशन लॉस कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही तरीके से काम किया। कोई आपने गलती तो नहीं की? आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी। देखिए आप स्टोन पे देखिए, छोटे छोटे खड्डे नजर आ रहे हैं, खड्डे नजर आ रहे हैं, स्क्रैच भी आ रहे हैं। तो ये दोनों जब रबिंग हुई
तो इसमें घिस आउट हुई नहीं हुई, पत्थर घिसा है तो इसकी घिस आउट कहाँ गई? आटे तो आपने इतना सब कुछ निकाला, आटे में वो डाल दिया आपने, तो निकालो, निकालना तो पड़ेगा ना, डाल दी तो आटे से कैसे निकलेगा? वो तो निकाले, चलो निकालते हैं। वापस आप इस स्टोन पे आ जाइए। अब इस स्टोन पे आप देखिए, ये स्टोन नहीं है, एक तरह से रेत का बना हुआ एक कंप्रेस, रेत को कंप्रेस किया हुआ स्टोन। रेत कौन सी है? जिस रेत में आयरन की कंटेंट हो, लोहे की मात्रा हो, उसी रेत को सेलेक्ट किया है। रेत कौन सी? जिस रेत में लोहे की मात्रा, उसी रेत को सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके बनाया हुआ है। यदि रेत में आयरन की मात्रा है तो इसकी डस्ट में भी आयरन की मात्रा होगी, और उस डस्ट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैग्नेट। उस डस्ट को सबसे अच्छा तरीका मैग्नेट। तो यहाँ से जो निकलता है उस आटे को एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में हवा के फोर्स से आटा जब जाता है। जब आटा हवा में घूमता हुआ जाता है तो आटे का एक एक पार्टिकल बिल्कुल अलग होके जाता है। अलग होके जाएगा तो बीच में उसको मिलेगा मैग्नेट। मैग्नेट मिलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा? इसकी डस्ट को क्या करेगा? खींच लेगा। प्लस इसकी डस्ट ने यदि किसी आटे के साथ, आटे के पार्टिकल के साथ भी कोई कांटेक्ट कर लिया है तो उसको भी पास में ले लेगा। ये तो इसके साथ था तो भी मेरे पास आ गया, है ना। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैं थोड़ा डेमो के माध्यम से। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, इसको मैं कपड़े का कवर दे रहा हूँ, ऐसा ही कवर में रहता है, वो मैग्नेट भी इस प्रकार से कवर में रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इसको सपोज करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। यहाँ से ये पाइप है, बड़ा सा पाइप, यहाँ से आटा उड़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल एक एक पार्टिकल, आटे का एक एक पार्टिकल बिल्कुल अलग है। यहाँ से जब घूमता हुआ जा रहा है, इसी आटे के पार्टिकल के साथ में इसकी डस्ट है। तो यहाँ से जब मैग्नेट के पास से निकलेगी तो मैग्नेट क्या करेगा? इसकी डस्ट को खींच के रोक लेगा और आटे को बिल्कुल फ्री करके दे देगा। तो ये जो आटा है और ये है, ये दोनों यहाँ से प्रोडक्शन हुआ था, दोनों साथ में थे, लेकिन मैग्नेट ने इसको रोक लिया और इसको फ्री कर लिया। अब क्यों रोका वो भी अपन इसको देख लेते हैं। देखो ये मैग्नेट है, मैं इसमें घुमा रहा हूँ, इसको आटे में घुमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, और ये इसमें मैग्नेट ने इसको रोक लिया था। लोहे का पेट में जा रहा है। ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। जबरदस्त। चलिए अब जा सकते हैं अंदर। बिल्कुल सर, ये राइट में अंदर तो जाने का मतलब गैलरी में जाना बहुत अंदर। चलो पैकिंग करना है, ऑटो गरम ना हो बना। अच्छा पैकिंग लेकिन ये तो 10 किलो को 20 किलो को 5 किलो धान लगे पैकिंग। कोई बात नहीं है। देखिए वहाँ पे पैकिंग हो रही है, वहाँ पे वहाँ पैकिंग हो रही है। 2 किलो 5 किलो, 2 किलो 5 किलो। दाम लगवाना पड़ेगा। जी सर। चलिए, तो फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे साथी भी देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना और ये बताना कि हमने आपको ये दिखाया कि आटे में कैसी इम्प्योरिटी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।